ऑसम, वेलकम टू ऑसम क्लास। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या नाम है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हमको तीन कंटेंट पढ़ना पड़ता है। एक होता है वेक्टर इन ए प्लेन, दूसरा होता है वेक्टर इन ए स्पेस, तीसरा होती है वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। यस, हम लोग वेक्टर का एडिशन पढ़े थे, याद है? पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, उसको कहते हैं एडिशन। उसके ही अकॉर्डिंग आधार में और एक होते हैं जिसको कहते हैं वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, जो इसके अंदर में होते हैं। क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर ऑफ ए कंपोनेंट का पहला जो लेक्चर है, यानी कि वेक्टर इन ए प्लेन। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे वेक्टर इन ए स्पेस। फिर बात करेंगे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात मैं बोल दूं, जो लोग पिछले कोई भी पार्ट नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। मैं वेक्टर बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूं और 105 टाइप का जो अभी तक आईआईटी, जेई, नीट, एनटीए में आ चुका है, 105 टाइप ऑफ एमसीक्यू मैं आपको दिखाने वाला हूं थ्योरी पार्ट खत्म हो जाने के बाद, विथ बेस्ट अप्रोच, विथ बेस्ट लॉजिक इन इंडिया। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं वेस्टी, आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। तो शुरू कर दो, नोट करना, क्योंकि आज का चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका लाइफ में, यानी कि आपका एग्जाम में। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में एक चीज देखे थे। अब क्या चीज? तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त वाला चीज नहीं। हम देखे थे एक पैरेललोग्राम था, एक पैरेललोग्राम था। क्या था? ओ ए ओ बी सी। मान लो ऐसा एक पैरेललोग्राम था। अगर इधर मेरा ए वेक्टर था, अगर इधर मेरा बी वेक्टर था, देन इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? इसका रिजल्टेंट बीच वाला डायगोनल से जाएगा, जो इधर से जा रहा। डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर द टू गिवन वेक्टर इज द स्टार्टिंग। जिस पॉइंट से दो गिवन वेक्टर स्टार्ट हुआ था, उसी पॉइंट में से अगर आप एक डायगोनल खींचोगे तो ये डायगोनल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। यानी कि अल्टीमेटली इधर था क्या भाई? रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हम लोग पैरेललोग्राम में लॉ में पढ़ चुके हैं। हालांकि इसका स्केलर वैल्यू क्या था? आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपको पूछता है आर का डायरेक्शन क्या है, मान लो आर का डायरेक्शन अल्फा है, तो tan अल्फा का वैल्यू सब सिखा चुका हूं। तो लास्ट लेक्चर आप लोग कम से कम देख लो, ठीक है? पैरेललोग्राम लॉ। तो अगर केस अगर इसका उल्टा हुआ भाई, मान लो ए दोनों दिया हुआ है, तब हम लोग लिख रहे हैं आर इक्वल टू दिस। अगर उल्टा भी तो हो सकता है, मान लो आर दिया हुआ है, मान लो आर दिया हुआ है आपको और कुछ नहीं दिया हुआ है, क्या हम बोल नहीं सकते भाई इधर एक लाइन खींच दो, इधर एक लाइन खींच दो, तो इधर ए वाला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, इधर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। उल्टा, यानी कि इधर से भी हम बोल सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात तो एक ही है। उधर गिवन दो वेक्टर दे दिया था, दो वेक्टर का एडिशन करने में आर मिलता है। इधर खाली आर दे दिया, मैं आर को दो टाइप में तोड़ दिया, एक ए में एक बी में। ए का वैल्यू कुछ होगा, बी का वैल्यू कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है? यानी कि हम इधर से भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी नहीं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है? तो इसी चीज को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, लेकिन इसको एक अलग से अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप लोग नोट करना शुरू करो, ठीक है? इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, आपको जानना पड़ेगा। इस चीज को बहुत डिटेल्स में मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ताकि आपके सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी पूरा जो सीन है इसका, तो मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का नाम है आर।
इस वेक्टर का नाम है आर। मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर है जिसका नाम है आर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो ड्राइंग किया हम लोग यही लिखेंगे खुद का भाषा में, खुद का भाषा में, खुद का लैंग्वेज में, भाषा में नहीं। तो लेट कंसीडर ए वेक्टर आर, लेट कंसीडर ए वेक्टर आर। कैसा पोजीशन में है, देखो इंक्लाइंड पोजीशन में है। जैसे मंदिर में सीढ़ी देखे हो या घर में सीढ़ी लगाते हैं, अगर मैं इसको स्ट्रेट रखूंगा तो इसको लीनियर पोजीशन कहते हैं, ऐसे करूंगा तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल। अगर इस पोजीशन में है ऐसा तेरा टाइप का, इसको कहते हैं, तेरा मतलब 13 वाला तेरा नहीं, तेरा मतलब ऐसे, इसको कहते हैं इंक्लाइंड। तो ये वेक्टर कैसा है, इंक्लाइंड है। तो ये क्या लिखूंगा, आर इंक्लाइंड। समझ में आया, एट एंगल। अब अपन को दो एक्सिस खींचना पड़ेगा, क्या, दो एक्सिस हमें खींचना पड़ेगा। क्या क्या एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। सर जेड एक्सिस क्यों नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर इन ए प्लेन। जेड एक्सिस आएगा, 3 एक्सिस आएगा, कहां पर आएगा, 3D में आएगा, क्योंकि मैं हूं एसटी। जब पढ़ोगे आप 3D, यानी कि वेक्टर इन स्पेस में आएगा। जब वेक्टर हवा में है तब 3 डायरेक्शन है, अभी वेक्टर क्या है, दीवार में है, यानी कि 2D फ्रेम में है, आपका कॉपी का पेज में है पूरा डिट्टो। अगर पेज से ऊपर में आ गया तो उसको 3D कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 2 डायरेक्शन होगा, एक्स जेड हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं। हम बेसिकली एक्स वाई लेके समझा रहे हैं। मान लो है एक्स एक्सिस और एक एक्सिस पूरा इसके साथ 90 डिग्री होते हैं ना, ये है वाई एक्सिस। बोलो बात इतना दूर समझे हो। तो इधर पैरेललोग्राम का उल्टा सोच लो, उधर क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम लिखते थे आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब उल्टा करेंगे, आर दे दिया तो इधर एक वेक्टर ले लेंगे, इधर एक वेक्टर ले लेंगे, ए और बी। क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस बी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर का वैल्यू तो उल्टा होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। ठीक है, मैं वेक्टर का बात कर रहा, लेकिन इधर जो एज्यूम्शन करेंगे उसको ए वेक्टर नहीं, दूसरा कुछ नाम देंगे, दूसरा कुछ जस्ट नाम देंगे, ठीक है। तो आर का इधर जो वेक्टर आते हैं इसको कहते हैं कंपोनेंट, इसलिए इस टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको अगर इसको पैरेललोग्राम लॉ बनाऊंगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम तो रहा नहीं, हालांकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल कंपोनेंट। इस आर का अगर एक कंपोनेंट बनाऊं इधर, यानी कि इधर जो ए वेक्टर हम लोग लिखते थे वैल्यू तो वही होगा, लेकिन ए हम नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे आर एक्स वेक्टर। सिमिलरली आर का जो कंपोनेंट वाई में होगा इसको बोलेंगे आर वाई वेक्टर। कभी कभी इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, कभी कभी इस वेक्टर का नाम बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं क्या सर प्रोजेक्टाइल मोशन का बात कर रहा है, नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन वेक्टर का पार्ट नहीं है। आप सब सोच रहे हो नहीं सर हमारा चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशन के बाद वेक्टर स्टार्ट होते हैं और वेक्टर के अंदर प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन जो बोल के जो चैप्टर होते हैं उसके अंदर होते हैं, वेक्टर का कंटेंट नहीं है, वेक्टर यूज होके होते हैं, ठीक है। तो इधर से मेरा इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। बोलो कुछ बात समझे हो, उल्टा करके सोचो, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा तो उल्टा करके सोचो। भाई इधर ए वेक्टर था, इधर बी वेक्टर था, तो हमको क्या पता, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ यूज करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। उल्टा करके सोचो, ए का जगह है आर एक्स, बी का जगह है आर वाई। पैरेललोग्राम लॉ सोच लो, ये वाला नहीं है तो क्या करते आप, डायगोनल खींचते, आर खींचते, आर क्या होता, दोनों का सम, वेक्टर का सम, ठीक है। तो ये था मेन चीज
इसको कहते हैं कंपोनेंट। तो आर इंक्लाइंड एट एंगल, ये आर किसके ऊपर इंक्लाइंड है, या इसके ऊपर या इसके ऊपर। इंक्लाइंड मतलब तेरा कुछ एंगल बना के। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो एंगल है थीटा, तो क्या लिखेंगे, इंक्लाइंड एंगल ऑफ थीटा। किसके साथ थीटा एंगल बनाया, लिखना पड़ेगा विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। बोलो बात समझे। अगर आर इसके साथ थीटा एंगल किया, किसके साथ, एक्स के साथ, तो आर वाई के साथ कितना एंगल करेगा, आप बोलोगे सर 90 माइनस थीटा एंगल करेगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बीच में एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं। उनमें से अगर इतना पार्ट थीटा है तो इतना पार्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इतना पार्ट होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। बोलो बात समझो कि ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और ये होगा आपका थीटा। कल को आईआईटी वालों, नीट वाला क्वेश्चन घुमा सकते हो, ऊपर को थीटा कर देगा, नीचे को 90 माइनस थीटा कर सकता है। प्रॉब्लम नहीं है हमारा कुछ, जैसे भी हम लोग कर लेंगे ना। तब इधर लिखेंगे थीटा विथ एक्सिस वाई, ठीक है। लेकिन ये चीज, ये जो लिखा मैं, ये हमेशा के लिए स्थिर है, हमेशा के लिए यूनिवर्सली ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक पैरेललोग्राम लॉ से ही आया है, और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम लॉ ही होते हैं, ठीक है। बोले इतना दूर समझी हो। कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर मैं आर का ऊपर वेक्टर साइन नहीं देना चाहता, मैं आर का ऊपर वेक्टर साइन नहीं, अच्छा खाली आर का वैल्यू क्या होगा, खाली आर का वैल्यू अभी आप लोग सीख चुके हो। आप लोग बोलोगे सर बहुत ही आसान है, अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला बताओ मेरे साथ बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर यानी कि आर एक्स स्क्वायर, आर क्या स्केलर वैल्यू है, आप वेक्टर साइन मत देना, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि आर वाई स्क्वायर, 2ab कॉस थीटा, 2a यानी कि आर एक्स, b यानी कि आर वाई कॉस थीटा। अब कुछ स्टूडेंट थीटा इसको लिख लेते हैं, ये वाला थीटा नहीं। फॉर्मूला में थीटा कौन सा था, फॉर्मूला में थीटा था एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर। पैरेललोग्राम में साइड में जो दो वेक्टर है उसका बीच में एंगल क्या है, भाई साइड में ए वाला वेक्टर है और ए वाला वेक्टर है, इन दोनों लाइन का बीच में कितना एंगल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो क्या होगा 2ab cos 90। अब cos 90 का वैल्यू क्या होते हैं, cos 90 का वैल्यू हो जाते हैं 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर। बोलो बात समझे हो। आर का वैल्यू देखो, ये बहुत जाना पैसा अच्छा ना लग रहा आपको, पिथागोरस थ्योरम, और पिथागोरस थ्योरम 90 डिग्री में ही काम में आते हैं। ये हाइट है बेस, अगर इस डायगोनल को मापते तो क्या होता, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देखो वही आया, ए डायगोनल और ए डायगोनल तो सेम है, ठीक है। बोलो बात समझे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको ना फील करना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है, पूरा फिजिक्स सीख जाओगे अगर जिस दिन ये चीज़ आप सीख जाओगे। फिजिक्स पढ़ते नहीं है, मैं बार बार बोला, फिजिक्स दिखते हैं, फिजिक्स देखना चाहिए। आग बंद करोगे तो फिजिक्स को देख जिस दिन सकोगे उस दिन फिजिक्स आप समझ जाओगे, ठीक है। सेम एज फॉर मैथमेटिक्स। हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत गड़बड़ होते हैं, ठीक है। चलो तो ये था अभी तक के लिए बात, ठीक है। अब एक स्टूडेंट बोला सर मैं इस इक्वेशन को इधर जो आर वेक्टर था, आर वेक्टर लिखना चाहता हूं, इधर आर का ऊपर वेक्टर साइन नहीं देना चाहता, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। मैं इस आर को ऊपर, इस आर का ऊपर वेक्टर साइन है इसको रख दूंगा, लेकिन ये जो दो कंपोनेंट है, क्या जो गिवन वेक्टर था कुछ भी मान लो, ये कंपोनेंट का ऊपर आर वेक्टर का जो साइन है, जो एरो है, ये नहीं देना चाहता, तो मैं उसको आंसर करूंगा हाँ भाई ये पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो उसने बोला भाई, क्या बोला, ये आर को मैं आर वेक्टर लिखूंगा, इसको मैं सर आर एक्स लिखूंगा, वेक्टर साइन नहीं दूंगा,
इसको मैं आर वाई दूंगा, वेक्टर साइन नहीं दूंगा। तो क्या क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन एक चीज ऐड करना पड़ेगा। क्या चीज? अब गौर से देखो, इधर हो गया स्केलर, इधर हो गया वेक्टर। गड़बड़ आ जा रहा। ये गड़बड़ क्यों आ रहा? आपको सोचना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा, आपका दिल में बैठाना पड़ेगा, गड़बड़ क्यों आ रहा। आर एक्स एक वेक्टर था, कैसे पता चला? ऊपर में एरो है। आर एक्स एक स्केलर है। एक वेक्टर के अंदर क्या क्या रहते हैं? मैं क्या बोला था? एक वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। एक वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ए वेक्टर है तो इसके अंदर क्या है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैं क्या बोला था? वेक्टर इक्वल टू, याद है पहला दिन मैं बोला था, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। देखो वेक्टर का जगह मैग्नीट्यूड तो बैठा दिया, इसका डायरेक्शन कहाँ है? नहीं है, तो डायरेक्शन बैठाना पड़ेगा। तभी क्यों नहीं बैठाया था? तभी डायरेक्शन इधर बैठा दिया था। फाइन, अब इसका डायरेक्शन कैसे बैठाऊंगा? बोल दिया हमको ऐसा ऊपर में एरो नहीं खींच सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे? सोचो क्या करेंगे? वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिख दिया, इनटू डायरेक्शन कैसे मिलेगा? आर एक्स कहाँ पर है? देखो आर एक्स ऐसे है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। एक एक्सिस का डायरेक्शन का नाम क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, याद है? आई कैप। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में बोला था ना, आई कैप। तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो आर एक्स वेक्टर इक्वल टू आर एक्स का मैग्नीट्यूड, आर एक्स का डायरेक्शन क्या है? आई कैप। तो इधर लिख दूंगा आई कैप। सिमिलरली आर वाई का डायरेक्शन, वाई का डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वाई कैप, या सॉरी जे कैप। ए है एक्चुअली आई और जे का कॉन्सेप्ट। कुछ स्टूडेंट तो आज तक इसका मतलब ही पता नहीं है, बोलते हैं सर इसका मतलब क्या है, मुझे आज तक पता नहीं चला। 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहते हैं। कुछ स्टूडेंट इस इक्वेशन का मतलब ही नहीं जानते हैं आज तक, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, कोई बताने वाला नहीं था इसका मतलब क्या है। सोचते हैं मनगढ़ंत कहानी है, कहानी नहीं है, हकीकत है भाई। तो ये है एक्चुअली बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 5 न्यूटन फोर्स से एक बॉल को एक्स एक्सिस में कोई खींच रहा, 6 न्यूटन फोर्स से एक बॉल को इधर से वाई एक्सिस में खींच रहा, तो बीच में से कोई एक फोर्स में जाएगा। कितना फोर्स में जाएगा? देख लो कितना फोर्स से जाएगा, निकाल लो। आर स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट करो, निकाल लो। लेकिन उधर भी डायरेक्शन देना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर सिखा दूंगा, सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट वेक्टर इन अ प्लेन। कौन सा कंटेंट का आधार में होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। कहा है भाई? क्योंकि इस इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। क्यों मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं? ताकि याद रखने में आपको सुविधा हो। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, दूसरा जगह डायरेक्ट लिख देते हैं। 18 मिनट चल रहा, करीबन 17 मिनट, इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं इतना बार बार बोल रहा हूं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। इसका ऊपर में उनको 105 एमसीक्यू नहीं, 105 टाइप का एमसीक्यू दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि सेम एमसीक्यू बार बार कराते चला जाऊंगा। 105 टाइप का एमसीक्यू मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप लोग भी बोलोगे ये आदमी कमाल का है, क्योंकि कभी कभी तो लगता है अपनी भगवान है। ओके, अब बोलेगा सर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, बात ठीक है, बराबर है, बराबर है। हमको इधर गिवन तो सर ए वाला नहीं था, पैरेललोग्राम में उल्टा था। ए वाला गिवन था। मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि मान लो इधर 5 वेक्टर, इधर 6 वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 6, पता चल जा रहा था ए और बी का वैल्यू, इसलिए तो इधर बैठा रहा था। इधर तो सर ए वाला गिवन नहीं है सर, गिवन तो ए वाला है, तो हम खुद लिखे आर एक्स का मैग्नीट्यूड, आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर एक्स, आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर वाई। इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा सर? बताओ सर, इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, पहले तो इसका वैल्यू लिख लो। आर एक्स का वैल्यू होगा, आग बंद करके आर लिखना, कॉस लिखना,
आर एक्स का वैल्यू लिखो, ये जो आर एक्स ये जो मैग्नीट्यूड है, आर एक्स का वैल्यू क्या होगा, आर लिखना ये वाला, कॉस लिखना, क्या है एक्स, एक्स में क्या एंगल है, थीटा, थीटा लिखना। आर वाई इक्वल टू क्या लिखना, आर लिखना, कॉस लिखना। अब वाई के साथ क्या एंगल है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। कभी कभी लोग साइन से लिखाते हैं, मैं कॉस से लिखाता हूँ, मेरा स्टाइल है, ठीक है। बोलो बात समझी हो, बोलो। देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं साइन थीटा, लेकिन cos से ही याद रखना, ठीक है, r साइन थीटा, लेकिन cos से याद रखना। जिस तरह भी cos, यानी कि मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ए आर होगा तो ए आर cos थीटा होगा, ए आर होगा तो इधर क्या होगा, r cos 90 माइनस थीटा। मान लो ये वाला cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू मान लो अल्फा है, मान लो तो क्या होगा, इधर कंपोनेंट बताओ, फटाफट बताओ, आर कॉस अल्फा होगा। मान लो थीटा का जगह बीटा है तो इधर क्या होगा, आर कॉस बीटा होगा। मान लो इधर गामा है, क्या होगा, आर कॉस गामा होगा। मान लो ऊपर में 30 है तो क्या होगा, आर कॉस 30 होगा। कॉस से याद रखो, कॉस से, साइन का जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा लास्ट में, कॉस से याद रखो। नीचे क्या होगा, थीटा जिधर है भाई उधर कॉस चिपका दो, ठीक है। बोलो बात समझे हो कि नहीं। उल्टा बोल सकते हो, ये तो था ही नहीं, उल्टा बोल सकते हो। आर का कंपोनेंट बना है ना, आर का जिस साइड में थीटा है, आर का जिस साइड में थीटा है उधर क्या होगा, स्केलर आर कॉस थीटा। आर का जिस साइड में कुछ नहीं दिया हुआ है उधर होगा आर साइन थीटा, स्केलर फॉर्म है। हाँ बोलो बात समझे हो। सर ये वैल्यू कैसे आया सर, एक ट्रायंगल ले लो ना भाई, ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो आप। cos थीटा इक्वल टू क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस। cos थीटा इक्वल टू क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या है। आप अच्छे से सोचो इस बात को। कहाँ करूँ भाई, इधर कर देता हूँ, दिखाई दे रहा। cos थीटा, नीचे वाला एंगल देखो, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि आर एक्स, वेक्टर नहीं, आर एक्स का वैल्यू निकल रहा है स्केलर, आर एक्स बाई हाइपोटेनियस आर। तो इधर से आर एक्स इक्वल टू क्या आया, आर कॉस थीटा, आर इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली इधर तो बात यह है कि आपको इस चीज को फील करना पड़ेगा, लेकिन हम इतना कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, बात गौर से सुनो। आर का जिस तरफ थीटा जुड़ा हुआ है आर कॉस थीटा, जिस तरफ थीटा नहीं जुड़ा हुआ है आर साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। या तो दोनों तरफ एंगल निकाल लो, दोनों तरफ ही कॉस जोड़ दो, दोनों तरफ ही कॉस जोड़ दो एंगल निकाल के, ठीक है, क्योंकि 3D प्लेन में साइन से इक्वेशन नहीं होगा, कॉस से इक्वेशन होगा। समझाऊंगा बात, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बताओ, ये जो आर एक्स का वैल्यू आया, ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर एक्स एंड आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर एक्स, आर वाई वैल्यू का मैग्नीट्यूड आर वाई, जो वैल्यू आया, ये वैल्यू इस 2 नंबर इक्वेशन में बैठा सकते हैं क्या हम लोग, बैठा देते हैं। हाँ भाई, इधर तो स्केलर वैल्यू है, इधर स्केलर है, इधर वेक्टर है, ठीक है, स्केलर का जगह बैठा देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर क्या था, आर वेक्टर, दिखाई दे रहा नीचे तक, ओके। आर एक्स का जगह क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा। फिर क्या है, आई कैप प्लस आर वाई का जगह क्या लिखूंगा, आर साइन थीटा। फिर क्या है, जे कैप, दिखाई दे रहा है, टेबल आ जा रहा। ऐसा भी फॉर्म है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कैसे मैं आपको बताने वाला हूं। बोलो, क्या इधर से आर में कॉमन ले सकता, क्या मैं राइट हैंड साइड से आर कॉमन ले सकता। आप बोलोगे जरूर कॉमन ले सकते हो। तो क्या होगा, दिखाई दे रहा ना इतना ऊपर तक, ऊपर में लाइट आ रहा ना। अच्छा, इधर मैं हटा देता हूँ, ये वाला दो तो चीज समझ ही गए हो, इधर मैं हटा देता हूँ।
तो आर वेक्टर इक्वल टू आर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आर क्या है इधर में, इनटू में है, आर इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो क्या आप बोल सकते हो सर आर वेक्टर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आर वेक्टर बाई आर, आर वेक्टर बाई आर, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, याद करो याद करो, बहुत बार समझाया। किसी वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, किसी वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये मैग्नीट्यूड इनटू था, इधर नीचे आ गया, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मिलेगा। यानी कि यूनिट वेक्टर मिलेगा, खाली यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल नहीं, ऑर्थोगोनल खाली एक्स वाई और जेड में होते हैं। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, एन कैप, याद आ रहा, एन कैप, जिसको हम एन कैप से लिखते थे। क्या था डेफिनेशन, अगर कोई गिवन वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दे यानी कि भाग कर दे तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। वही तो हुआ आर वेक्टर बाई आर, आर वेक्टर बाई आर, आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड आर से डिवाइड किया यानी कि आर कैप। तो ये किसका वैल्यू है, कॉस थीटा आई साइन थीटा आई साइन थीटा जे, ये आर कैप का वैल्यू है, यानी कि आर का डायरेक्शन है, यानी कि आर का डायरेक्शन है। कुछ दिन पहले कुछ और समझाया था मैं, आर का डायरेक्शन कैसे निकालना है, tan अल्फा इक्वल टू उसको ऑपोजिट में देखो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, नीचे लिख दो बी कॉस थीटा प्लस ए, याद है पैरेललोग्राम लॉ। एक नया चीज है आर का डायरेक्शन, आर कैप। डायरेक्शन कैसे पता चला, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इक्वल टू डायरेक्शन, और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। अब इसको मैं लिखना क्यों, मैं पहले ही बोल दिया, आज का चीज नोट करना पड़ेगा आपको, इसमें बहुत फिजिक्स है और इस चीज को खाली लिखना ही नहीं है, इसको समझना है, नहीं तो एग्जाम में कुछ देख नहीं पाओगे, कुछ देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको क्यों लिखना पड़ेगा सर, क्यों लिखना पड़ेगा, लिखना तो इतना फॉर्मूला वाइज को आपको समझने के लिए पड़ेगा, लेकिन हालांकि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वैसे मैं दिखाऊंगा बाद में। देखो आपको खाली आर वेक्टर दे दिया और थीटा दे दिया और कुछ नहीं दिया, आपको पूछ लिया इसका डायरेक्शन बताओ, आपको ये वाला वेक्टर नहीं पता, अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है भाई, tan अल्फा इक्वल टू, याद करो, नोट सामने रखो, नोट खुलो, पैरेललोग्राम खुल दो, पेज उल्टाओ, देखो मैं बता रहा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। भाई ए और बी तो नहीं दिया है, दिया है आर और थीटा, बोल दिया डायरेक्शन निकालो, ये वाला फार्मूला कर दो, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। थीटा का वैल्यू कुछ रहेगा ना, थीटा का वैल्यू 60 रहेगा मान लो, थीटा का cos 60 का वैल्यू बैठा दो इधर, क्या प्रॉब्लम है। cos 60 इक्वल टू 1/2, sin 60 इक्वल टू जो भी है √3/2, जो भी है, याद नहीं है फिलहाल, मैथ में थोड़ा वीक हो, जो भी है वैल्यू बैठा दो। आई कैप जे कैप क्या है, डायरेक्शन है, यानी कि इसका मतलब क्या है, cos 60 यानी कि 1/√2 इधर से, बाकी इधर से, मतलब ये बीच से जा रहे, डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। बात को समझो, बात क्या है, जो डायरेक्शन है भाई इधर उधर, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, कॉपी में तो लिख नहीं सकते इधर जा रहा वो उधर जा रहा, ऐसे तो नहीं होता, मैथमेटिकल एक लैंग्वेज है वाला सिर्फ। क्या आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा, जैसे याद रखना पड़ेगा, आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। हाँ अब याद करोगे, थीटा घुमा दिया तो उल्टा हो जाएगा, क्यों मैं करा, हर जगह लिखा देते मैं भी लिख सकता था, थीटा कल को इधर ना दे के इधर दे दिया, बस हो गया, आपको चिंता होने वाला बात नहीं है, इसलिए मैं बोला साइन से मत लिखो, कॉस से लिखो, दोनों तरफ ही कॉस से लिखो, दोनों, इधर थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा,
इधर थीटा है, वो बोला 90 माइनस थीटा, दोनों में कॉस लगाओ, साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों में कॉस लगाओ, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। अगर इधर थीटा होता तो क्या लिखते, कॉस थीटा, इधर लिखते कॉस 90 माइनस थीटा, इधर हो जाता साइन थीटा। दिखाऊंगा मैं एमसीक्यू में दिखाऊंगा। तो ये था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वेक्टर इन ए प्लेन का, जहां पर मैं आर कैप का वैल्यू निकाला। तो मैं क्या बोला था, आर एक्स का वैल्यू इधर तो मैं हटा दिया, आर एक्स का वैल्यू क्या होगा, आर एक्स का वैल्यू होगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स बोला था ना। और आर वाई का स्केलर वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। यानी कि अगर मैं करूंगा आर एक्स, इसका स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, दिखाई दे रहा है सर। अगर मैं आपको बोलता हूं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर करो तो क्या होता है, देखो आर एक्स का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर से आर स्क्वायर, इधर से आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब क्या है 1, तो बचा क्या, खाली आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू अगर ए वाला होगा तो खाली आर का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट होगा, देखो ऊपर में है, देखो लिख के ही रखा हो, पहले लोगरम लॉ प्रूव हो गया। कैसे भी घुमा फिरा के आ सकते हो, बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें और कुछ बोलने का तो है नहीं फिलहाल, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। कभी कभी दूसरा कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको आर दे दिया, आर एक्स दे दिया थीटा, तो आपको क्या लिखोगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस आर एक्स बाई आर, कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स बाई आर। पिक्चर देखो, ड्राइंग देखो, ड्राइंग में सब कुछ है। बहुत अच्छे से पीडीएफ बनाओ, नोट करो, ठीक है। जो लोग कुछ आरसी स्टूडेंट है, इंस्टाग्राम में डीएम करो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन खुद जितना नोट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है फेयर कॉपी में, नहीं तो जेई नीट में एनडीए में बहुत दिक्कत होने वाला है आपको। और मैं फिजिक्स वेक्टर से स्टार्ट किया, फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो। अगर आप पूरा फिजिक्स मेरा देखोगे तो फिजिक्स में 100% स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। चलो तब तक पढ़ते रहो, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वेक्टर इन ए स्पेस। ये तो था 2D, नेक्स्ट होगा 3D बिकॉज माय नेम इज एसडी। बाय बाय, ऑसम।